हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। प्यारे दोस्तों, आज है हमारा क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 5वां लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक एवं विमीय सूत्र। अभी तक आप लोगों ने देखा कि इसके पहले हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में के काम आएंगे। तो यार क्या है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी थ्योरी है मैं पहले जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। तो घबराइएगा नहीं, मैं न्यूमेरिकल का सीरीज़ ज़रूर लाऊंगा। तो अभी आप इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक एवं विमीय सूत्र। यार दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप समय के साथ चलते रहिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मैं लेक्चर ख़त्म करता चला जा रहा हूँ आपके ऊपर बोझ बनता चला जा रहा है। क्योंकि आप अगर समय के साथ पढ़ते रहोगे तो आपको आगे चलकर जितना ही ज़्यादा आप पढ़े रहेंगे, अपने समय का यूज किए रहेंगे, उतना ही आपको आगे कम मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। यार इस पॉइंट को गहराई से सोचिएगा और समझिएगा कि यहाँ इस लाइन का अर्थ क्या है। अब मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चलता हूँ आपको अपने टॉपिक पर। तो यहाँ दिया गया है एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक एवं विमीय सूत्र। ये प्यारे दोस्तों मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में बोल देता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान या तो मात्रक या तो विमीय सूत्र। एक ही क्वेश्चन बनेगा लेकिन इससे ज़रूर बनता है। अब ये था कहाँ? तो आपने अगर कूलाम का नियम का फार्मूला पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एप्सिलॉन नॉट को मैंने निर्वात की विद्युतशीलता बताया था कि नहीं? तो वही है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पहला बात बताऊंगा, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, इसका जो मान होगा वो होगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके 1 मार्क्स तैयार हो सके। अब उसके बाद दूसरी बात आती है, यहाँ आपने तो सर मात्रक लिख लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए प्यारे दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है इसके लिए हमें कुछ ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि हम जानते हैं कि कूलाम के नियम का जो फार्मूला था F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये था कि नहीं? अब हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पहचानना है तो हमें एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 1/4 पाई, अब यहाँ हो Q1 Q2/r², तो ये है। अब ये F यहाँ आ जाएगा। प्यारे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, चाहे मात्रक बताना हो और चाहे विमीय सूत्र बताना हो, उन दोनों में नियतांकों की कोई ना तो मात्रक होती है ना विमीय होती है। 1/4 पाई एक कांस्टेंट है, एक संख्यात्मक मान है। इनका कुछ भी मतलब ना तो मात्रक होगा ना विमीय सूत्र, यानी मात्रक विमीय सूत्र लिखते समय इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहले आवेश का मात्रक कूलाम होगा, दूसरे आवेश का मात्रक भी कूलाम होगा, और यहाँ बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यानी यहाँ हम फाइनली लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जैसा कि मैंने यहाँ आपको लिख के दिखा दिया था। अब प्यारे दोस्तों बात आती है विमीय सूत्र की। यदि आपको विमीय सूत्र लिखना नहीं आता प्यारे दोस्तों, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि क्लास 11th का ये टॉपिक है। यदि आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से यदि कहेंगे कि या सर मुझे विमीय सूत्र पर एक वीडियो चाहिए, मुझे लिखने नहीं आ रहा है, आप हमें समझाइए, तो मैं आपको विमीय सूत्र कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में, तो हम वो भी आपको एक वीडियो सेपरेट बना के दे देंगे। तो अभी के लिए यार तो मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग 11th भी अच्छे खासे से पढ़ के जरूर आए होंगे। तो चलिए आपको अब एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र प्यारे दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा। इस वाले में आपको पता क्या होगा कि डायरेक्ट आपको आवेश का मतलब कि विमीय सूत्र पता होना चाहिए AT, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। और आपको बल का मात्रक जो होता है उसका भी पता होना चाहिए विमीय सूत्र mLT⁻²। ये दोनों आपको फार्मूले पता होने चाहिए। विमीय सूत्र रट लीजिए कि आवेश का विमीय सूत्र AT और बल का होता है mLT⁻²। यदि आपको ये याद है, आगे मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट को वही ले जाना है, यही वाला काम। 1/4 पाई Q1 Q2/r², यहाँ F रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों कि अभी मैंने बताया है कि जब भी कोई मतलब कि संख्यात्मक मान उपस्थित हो किसी भी फार्मूले में, तो उसको हम मात्रक या विमीय सूत्र लिखते समय छोड़ देते हैं, उसको क्लियर ही नहीं करेंगे, तो इसका तो काम खत्म। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, पहले आवेश का भी वही होगा AT, दूसरे का भी वही होगा AT। विमीय सूत्र सेम होते हैं प्यारे दोस्तों, समान राशियों का विमीय सूत्र समान होता है।
इसलिए ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, दोनों का होगा 80-80। बल का मात्रक अभी मैंने बताया, बीमी सूत्र अभी मैंने बताया mL/-2। अब उसके बाद यहाँ पे बात कर ले दूरी का। दूरी का होता है L², क्योंकि दूरी का L होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा, A1 यहाँ है, T1 है तो ऊपर हो जाएगा A2 T2, और यहाँ नीचे देखना चाहे तो m⁻1 है, ये है, यहाँ l⁻1 है, यहाँ 2 है तो हो जाएगा l⁻3, यहाँ t⁻-2। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखा जाता है mLT, उसके बाद जो भी हो प्यारे दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। तो क्रम क्या है m का, तो m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा m⁻-1, l को ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा -3। अगर t को ध्यान से देखिएगा, यहाँ t 2 ठो है, अब यहाँ नीचे वाला क्या है माइनस। और यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था जब भी घाते अंश से हर में या हर से अंश में आए तो अपने चिन्ह को परिवर्तित कर लेते हैं। तो -2 ये है, जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 2 ठो पहले से क्या हो जाएगा T4, और A⁻2 पहले से है। तो यहाँ हम लोगों ने सफलतापूर्वक ε0 का मान, मात्रक एवं बीमी सूत्र को आसानी से क्लियर कर लिया। यदि आपका बीमी सूत्र वीक पॉइंट है तो प्यारे दोस्तों आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो कि हाउ टू राइट अ बीमी सूत्र, कि बीमी सूत्र कैसे लिखे, ये वीडियो आपको दे सकूँ। तो चलिए यार, वही पुराना किस्सा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक चलने से पहले हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं कि क्योंकि ये आगे आने वाला जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो यार परीक्षण आवेश क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो परीक्षण आवेश, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, टेस्ट चार्ज, मतलब ये जहाँ भी यूज होगा ये केवल चेक करने के लिए यूज होगा कि हाँ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। तो प्यारे दोस्तों तो ये क्यों बनाया गया है, आप पहले एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आया है, और आपके घर चाय बना है, तो यार आपको चाय चखने के लिए दिया जाता है कि यार चख कर बताओ कि इसमें चीनी ज़्यादा है कि कम है। क्या आपको कहा जाता है क्या कि लो पूरा पी कर दिखाओ इसको कि इसमें चाय चीनी है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होता है ना, मतलब आपको थोड़ी ही मात्रा दी जाती है। वैसे ही आवेश तो बहुत है, मतलब ज़्यादा है भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन जो परीक्षण आवेश है वो इतना कम होता है कि इसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है। मतलब आप कह सकते हो अत्यंत हल्का, उसे बोला जाता है परीक्षण आवेश। तो अब उसको डिफाइन कैसे करें, तो कहा जाता है वह आवेश जिसका द्रव्यमान लगभग 0 हो तथा प्रकृति धनात्मक हो, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। मतलब परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 से प्रदर्शित करते हैं, और उसमें 2 खास बातें होनी चाहिए कि उसका द्रव्यमान तो पहली बात तो एकदम कम होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसका प्रकृति यानी वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आवेश हमारे 2 प्रकार के हैं, एक धनावेश एक ऋण आवेश। तो भैया ये आवेश ही है, लेकिन कैसा आवेश? ऐसा आवेश जिस पर पॉजिटिव हो और उसका द्रव्यमान लगभग 0 हो। यहाँ मैंने दिया है नोट, परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करने में प्रयोग होता है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हो प्रयोग में लाया जाता है। यानी परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात करने के काम में आता है कि किस स्थान पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उसकी दिशा किधर है। तब क्या, और उसके बाद मैं एक बात और बता दूं कि दिशा ज्ञात कैसे कर पाओगे, क्या तभी कर पाओगे दिशा ज्ञात प्यारे दोस्तों जब ये परीक्षण आवेश गति करे। इसका मतलब जब भी आप पता करोगे कि दिशा किधर है तो आप देखेंगे परीक्षण आवेश किधर जा रहा है। परीक्षण आवेश जिधर जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर ही होगी। इस बात को लिखे, मतलब कि अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ आपको समझा दिया कि परीक्षण आवेश जिधर जाएगा, क्योंकि परीक्षण आवेश ही गति करेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत हल्का है और हल्का आदमी ही अपने स्थान से हटेगा और आएगा, और मतलब कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो नहीं। तो आप इतना समझ सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ देखिए पढ़ा है विद्युत क्षेत्र। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या है, चलिए इसको जानते हैं, उसके बाद इसके आगे टॉपिक को। तो आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। क्षेत्र से ही पता चल रहा है एरिया या फील्ड। हर एक व्यक्ति का अपने समाज में या अपने एरिया में, मतलब अपने गांव देश में एक एरिया होता है।
जहाँ तक उसका बात चलता है। लेकिन उसके बाद अगर वो उससे बाहर चला गया तो उसका बात कोई नहीं सुनता है, ना उसको ही कोई पहचानता है। मेरा मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि जब भी आप कोई आवेश लोगे तो उसके आसपास एक इन्वायरमेंट ऐसा पैसा मतलब कि उत्पन्न हो जाता है कि वो अपने आसपास स्थित जितने भी आवेश होंगे उस पर वो बल लगाने लगता है। जहाँ तक उसका बल काम करता है उतना तक उसको बोला जाता है कि इतना इसका विद्युत क्षेत्र है। अब ये कैसे पता किया जाता है, तो यहाँ आप देखिए कि परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मतलब तीव्रता व दिशा ज्ञात करने के काम में आता है। यानी हम क्या करते हैं, हम कुछ एक परीक्षण आवेश लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ प्लस है। ध्यान से देखिएगा, जब इस परीक्षण आवेश को यहाँ ला रहे हैं, अभी मैंने नहीं बनाया सीमा, चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे तो भी कोई काम नहीं कर रहा है जैसे, लेकिन यहाँ लाए जैसे ही तो ये तुरंत इससे देखिए प्रतिकर्षित हो गया तेजी से। तो ये पता चला कि इसके आसपास एक ऐसी सीमा है कि इसके अंदर या इसके सीमा पर यदि हम आवेश लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया। मान लेते हैं यदि ये माइनस होता तो ये प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित कर लेते, तो पता चल जाता कि इस पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी आवेश अपने आसपास स्थित जितने भी आवेश होते हैं, मतलब वो जितने भी एरिया होते हैं उसके पास, उस पर क्या बोल जाता है, वो वैद्युत बल आरोपित करता है। जहाँ तक उसका वैद्युत बल आरोपित हो पाता है वहाँ तक बोल दिया जाता है कि इतना वैद्युत क्षेत्र है। ये कैसे पता करेंगे तो यह कह रहा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश लाने पर, कोई दूसरा हम परीक्षण आवेश ला रहे हैं, लाने पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब आकर्षण क्यों अनुभव किया, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस लिए हो तो इसकी प्रकृति कैसा है, पॉजिटिव, और आप शुरू में ही पढ़ चुके हो विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर यहाँ हम प्लस ले रहे हैं तो यहाँ क्या करेगा, ये भी प्लस है तो ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, तब यहाँ आकर्षण का काम खत्म। तो यहाँ से आप विद्युत क्षेत्र को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जैसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ कह रहा है नोट पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग ये कैसे पता कर पा रहे हैं, यही पता कर पा रहे हैं कि परीक्षण आवेश लाए तो कैसा बल लगा इस पर, अगर प्लस है तो प्रतिकर्षण, माइनस है तो आकर्षण। यानी कहीं ना कहीं अगर किसी आवेश पर हम बल की गणना कर लें, कितना लग रहा है कितना नहीं, तो जहाँ तक लगता है वहाँ तक उसका एरिया हो गया। कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र किससे रिलेटेड है, बल से रिलेटेड है। इसलिए मैंने बोला था बच्चों को कूलाम के नियम को आसानी पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, किसी आवेश के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है, भाई स्वाभाविक सी बात है, और जब ये यहाँ से ही दूर भाग गया तो यहाँ कितना होगा इसका विद्युत क्षेत्र, अगर ये प्लस है तो तब तो और तेजी से भागेगा ना। इसका मतलब कोई परीक्षण आवेश किसी आवेश के पास जितना ज़्यादा आएगा उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होगी। कह रहा है जबकि आवेश से दूर, अब भैया इस आवेश से दूर, अब देखिए इतना विद्युत क्षेत्र कम है इसका कि यहाँ से ये आ ही नहीं रहा है, न तो इससे प्रतिकर्षित हो रहा है न तो इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो इसका मतलब है जबकि आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश जैसे ही पढ़ा हम लोगों ने उसमें विद्युत क्षेत्र पढ़ा। अब यहाँ एक नया नाम गूंजने लगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये तीव्रता क्या है तो मैं आपको समझाना चाहूँगा प्यारे दोस्तों। आई होप पहले आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, कोई आवेश लेना है, इसके आसपास के एरिया में कोई भी अन्य परीक्षण आवेश लाओगे तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जहाँ तक जिस सीमा तक वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगा उसके बाहर नहीं कर रहा है, जहाँ तक कर रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना है, और बोर्ड एग्जाम में यदि बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तो आप इतना लिखकर चले जाएंगे, आपका कोई भी नहीं काट सकेगा। अब ध्यान से देखिए कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो आप ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हमने देखा कि वो आ रहा है जा रहा है, और मैंने बताया कि जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, परीक्षण आवेश की गति को देखकर। तो आप यहाँ से देखिए विद्युत क्षेत्र जो है वो हमारा है सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा।
जब ये सदिश राशि है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, एक होगा परिमाण होगा और दिशा होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था, जब आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप बताया था मैंने, तभी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जब भी सदिश राशि होती है उसमें परिमाण होता है, दिशा होता है, और साथ ही साथ वह सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। वो तो क्वेश्चन सॉल्विंग में होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना। तो परिमाण जो होता है प्यारे दोस्तों, वही बताता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हम लोगों ने केवल ये पढ़ा कि आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का आवेश अनुभव करेगा, लेकिन किस बिंदु पर कितना ज़्यादा आकर्षण प्रतिकर्षण बल उस पर आरोपित होगा, वो कौन बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि उसके परिमाण को बताएगी। अब बात आती है दिशा। तो दिशा का होता है बल रेखाएं जो आती हैं उसे वो दिशा को प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र के। अभी आप कहेंगे सर जी आपने बताया कि परीक्षण आवेश उसकी दिशा को बताता है, मतलब उसकी गति आती है, मतलब उसकी गति मतलब जिसकी ओर आएगा जाएगा, परीक्षण आवेश की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। लेकिन अब यहाँ आप बल रेखाएं बता दिए। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है ना, वही होता है बल रेखाएं। आगे मैं डिटेल बताने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं बल रेखा ही तो परीक्षण आवेश की गति की दिशा है। जैसे ही आप रखे परीक्षण आवेश भाग गया, तो जिधर भागा जिस मार्ग का अनुसरण करते गया वही बल रेखा है। तो इस मार्ग का अनुसरण करते गया कौन है, परीक्षण आवेश ही गया है ना। तो परीक्षण आवेश की गति की ही दिशा तो मैं बता रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। चलिए तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ने वाले हैं और बल रेखाएं पढ़ने वाले हैं, और आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट करने के लिए दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो आपको मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं, और आप ध्यान से देखिएगा इस पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ये कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप कहेंगे सर जी आपको तो फार्मूला याद है, आपने बता दिया। तो प्यारे दोस्तों आप घबराइए नहीं, आप ध्यान से सुनिए कि आप मान लेते हैं कि ये परीक्षण आवेश है और इस पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। और आप सभी को पता है कि हर एक मतलब कि कोई भी वस्तु या संख्या हो उसके मल्टीप्लाई में हमेशा एक रहता है। अगर हम एक मान लीजिए आवेश है, इसका मात्रा क्या होगा, कूलाम, तो एक कूलाम को इधर ही रख लेते हैं, तो F अपान क्या हुआ, Q0। मैं आपको बता दूं एक कूलाम पर आवेश पर लगने वाला बल का मान ही क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपको ये डेफिनेशन इसलिए थोड़ा सा फार्मूला समझा रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन में आसानी हो सके। बस अगर मैं इसी परीक्षण आवेश को मान लूँगा कि मान लेते हैं इसका मतलब ये जो परीक्षण आवेश है एक कूलाम के बराबर है, तो बचा क्या, E बराबर F। इसका मतलब कि किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जिस पर जितना ज़्यादा बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ज़्यादा, जिस पर जितना कम बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही कम। तो यार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेफिनेशन के साथ इसका फार्मूला लिख कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र को अच्छे से समझ लिया है। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण को बताती है। अब हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर, मतलब मान लेता है कि जो परीक्षण आवेश हो उसका परिमाण 1 कूलाम हो जाए, तो मैं मान ले रहा हूँ। तो यहाँ दिया गया है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, कोई भी परीक्षण आवेश उस पर जितना बल लग जाएगा वही बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। मैंने आपको बताया कि अगर मैं मान लेता हूँ ये प्लस क्यू है, इसके आसपास इतना है एरिया, इसके किसी भी बिंदु पर यदि आप बात करो, इसके एरिया में किसी भी पॉइंट पर अगर आप परीक्षण आवेश को लाएंगे तो क्या करेगा, उस पर एक बल लगेगा। अब कैसा बल लगेगा, ये प्लस है तो अभी आप लोगों को पता है कि ये कैसा होता है, परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, तो इस पर एक बल लग जाएगा प्रतिकर्षण बल का। तो वही बोला गया है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल।
तो यहाँ आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसका डेफिनेशन आपको दिया गया है, इसका फार्मूला। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने के लिए बोले तो आप इसे लिख कर आ सकते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को बोला गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। अब ध्यान से देखिए, परीक्षण आवेश की पर बल इधर लगा, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने इस फार्मूले को देखते हुए मतलब परिभाषा लिख दिया है, E बराबर F/Q0। अगर हम Q0 को क्या मान ले, एक कूलाम, इसी को बोला जाता है एकांक। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसको एकांक बोल देंगे तो E बराबर क्या बचा, F, क्योंकि इसका मान तो 1 हो गया है। तो अब ध्यान से देखिए, यही बोला गया है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके नीचे आपको फार्मूला दिया गया है E बराबर F1Q0, जहाँ मैंने बताया Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है। अब परीक्षण आवेश क्या है, परिमाण में बहुत छोटा और उसकी प्रकृति कैसी हो, पॉजिटिव है। इसका डेफिनेशन हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। जिसका द्रव्यमान लगभग 0 हो प्यारे दोस्तों, तो परिमाण बहुत ही छोटा होगा ना। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है परीक्षण आवेश बहुत छोटा इसलिए लिया जाता है ताकि यह खुद का विद्युत क्षेत्र न उत्पन्न कर सके। अभी आपने देखा ये वाला आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अगर इस आवेश के पास ज़्यादा द्रव्यमान होता, मतलब कि इसका द्रव्यमान कुछ होता और उसके बाद इस पर भी कुछ आवेश ज़्यादा से ज़्यादा होता, तो ये क्या करता, अपने आसपास खुद ही विद्युत क्षेत्र ये बना लेता। तो बताइए, हम यहाँ चेक करने जा रहे हैं, जब इसका खुद ही विद्युत क्षेत्र है तो क्या पता चलेगा कि कहाँ कितना विद्युत क्षेत्र है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, परीक्षण आवेश को बहुत छोटा लिया जाता है। अगर कोई पूछ ले आपसे, ये बताइए परीक्षण आवेश का द्रव्यमान लगभग 0 क्यों लिया जाता है, तो आपका जवाब होगा इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह खुद का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना कर पाए, अन्यथा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सही माप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ दिया गया है वैद्युत बल रेखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिशा बताने के लिए मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जिसमें उसके परिमाण को बताएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बताएगा वैद्युत बल रेखा। अब वैद्युत बल रेखा क्या है, तो यार मैंने बताया था, आप इसके पहले यदि आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ये बात मैंने अभी पिछले पॉइंट पे लिखवाया था। तो यार परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में, तो परीक्षण आवेश जब बल लगेगा तो किसी न किसी मार्ग का तो अनुसरण करेगा, मतलब किसी न किसी रास्ते पर चलेगा। तो वही जिस रास्ते से चलेगा, जिस रास्ते से, जैसे आप रॉकेट देखे हैं ना, जैसे जैसे रॉकेट चलता है उसके पीछे पीछे धुआं जाता है, वही बात है प्यारे दोस्तों। जिस मार्ग का अनुसरण करेगा वही हमारा होता है वैद्युत बल रेखा। जैसे जैसे आवेश जाएगा अपने पीछे पीछे काल्पनिक रेखा छोड़ता जाएगा। यहाँ ये है, मैंने लिख लिया है कि जो वैद्युत बल रेखा है वो काल्पनिक रेखा, इसे आप देख नहीं सकते, केवल आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ परीक्षण आवेश इस मार्ग का अनुसरण किया, इसका मतलब जिस रास्ते से हो गया है उसे इसकी दिशा है। तो यहाँ बोला गया है कि इसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण आवेश। अब स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब आप समझ रहे हो, उस पर कोई भी आप बाहर से बाउंडेशन नहीं लगाएंगे कि आप आवेश को ऐसे फेंक दें, नहीं, आप ऐसे लिए छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो जिस मार्ग का अनुसरण करेगा, मान लेते हैं ऐसे गया तो जिधर से आ रहा है वही उसका बल रेखा हो गया। तो यहाँ बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हो। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब यहाँ खुद ही देख सकते हैं, वैद्युत बल रेखा, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का रेखा, वो किधर जा रहा है बल लगने पर, उस रेखा को ही हम लोग वैद्युत बल रेखा बोलेंगे। अब ध्यान से देख सकते हैं, अगर यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ हम परीक्षण आवेश ये ले रहे हैं, मान लेते हैं इसको इधर फेंक दिया, तो इस मार्ग का अनुसरण किया है तो वैद्युत बल रेखा ये है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब मैं आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण का लिस्ट बना के दे देता हूँ ताकि आप आसानी से याद करके बोर्ड एग्जाम में लिख पाओ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वैद्युत बल रेखाओं के गुण को लिस्ट बना लिया है। तो अब चलते हैं यार, पढ़ लेते हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अगर आपको वैद्युत बल रेखा मिल गया और उसके किसी भी पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा खींच दे, या किसी भी पॉइंट पे, एनीवन, जहाँ भी होगा, आप कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, जहाँ भी होगा, तो उसे ही बोला जाएगा
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो बोल रहा है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक फिगर बनाया है और समझाया है। तो प्यारे दोस्तों, आप इन सब में जितने भी गुण लिखे गए हैं, यदि आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी पॉइंट पर यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींच दे तो वो स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। अब यहाँ आ रहा है वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती है। यानी अगर अकेले कोई धनावेश है तो यहाँ से बल रेखा हमेशा निकलती है और निकलकर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो मैंने बस सिंपली बता दिया कि धनावेश से निकलती प्रतीत होती है। जब भी कोई धनावेश होगा तो इससे बल रेखाएं निकलेंगी हमेशा। अब बात आती है वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। यानी अगर आपको कहीं माइनस क्यू लिखा होगा ना, तो जहाँ से भी बल रेखा निकल रही होगी उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा आकर इस पर समाप्त होगी ऋणावेश पर। जैसे हम ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यहाँ एक बात निकल कर आती है, इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इस प्रकार ये एक खुला वक्र बनाती हैं। सर सब तो समझ में आया, लेकिन इस प्रकार ये खुला वक्र बनाती ये नहीं समझ में आया। खुला वक्र बनाने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, जैसे प्लस से गई तो माइनस पे समाप्त हो गई, फिर से ये इधर नहीं आई, फिर से ये यहाँ से निकल कर इधर नहीं आया। अगर ये हो जाता तो ये एक बंद वक्र बना लेता ना। यही बात है कि ये खुला वक्र बना रहा है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ ये है इधर ये है, ये तो बंद वक्र हो गया। नहीं प्यारे दोस्तों, अगर ये यहाँ से जाती उसके बाद फिर इधर से ही वापस आ जाती तो बोलते हम लोग ये खुला वक्र बना रही है। तो चलते हैं यार, बिना समय गवाते हुए अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? तो भैया यहाँ जवाब है, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पाई जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। यार प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या है, हमारा एक बल रेखा है, मान लेते हैं दूसरा बल रेखा ये है। मैंने जो कहा है उसका पालन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कभी नहीं काटते हैं, यहाँ मैंने काट दिया है। अब बोला गया है क्योंकि यदि वे काटेंगी तो एक ही बिंदु पर, मान लेते हैं इस बल रेखा का पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है और इस बल रेखा के लिए ये वाला पॉइंट है, ये दोनों जहाँ काट रहे हैं उनका उभयनिष्ठ बिंदु ध्यान से देखिए, उस पर भी तो ये बिंदु इस पर भी स्थित है, ये बिंदु इस पर भी स्थित है। अगर हम इस वाले बल रेखा की बात करें तो इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी? इधर आएगी। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी? इधर आएगी। तो यही बात मैंने बोला है, यदि वे काटेंगी तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पाई जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। यार एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह रह सकता है, एक समय में दो जगह कोई रह सकता है क्या? ये तो भगवान ही रह सकते हैं भाई, अपना रूप छोड़कर। हम लोग तो इंसान हैं। मतलब प्यारे दोस्तों, रियल लाइफ में ये संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पाई जाएं, ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। तो यार दो चार गुण और बचे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको कुछ भी याद हो। मान लेते हैं बोर्ड एग्जाम में बन गया कि वैद्युत आवेश के कोई 4 गुण लिखिए, मैं 8 गुण लिखवा दे रहा हूँ आपको, 8 में से जो याद रहो पहले लिख कर आ सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट गुण को पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं के गुण में हम 5वां पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो 5वां इसका गुण है, यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ हो तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। आगे जितने भी डेरिवेशन होंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में होंगे, तो इसलिए प्यारे दोस्तों मैंने एक समान लिखा। आप असमान वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन जब पूछेगा तो आप बोल सकते हैं यदि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ ना हो तो उसे हम लोग असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आप एक समान वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ दिया गया, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जैसे आप देखिए ध्यान से, यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकल, जैसे यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होगी, लेकिन जाते जाते यहाँ से दूर होते चली गई। इसलिए आपको मैंने बताया कि जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहाँ दूर दूर होंगे वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अब यहाँ देख लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा खुला वक्र बनाती हैं, ऐसा मैंने आपको पीछे बता दिया था।
अब यहाँ देख सकते हैं समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये लाइन याद रख लेना है क्योंकि समविभव पृष्ठ आगे आने वाला है। यहाँ वैद्युत बल रेखाओं की बात हुई, इसलिए मैंने बताया है समविभव पृष्ठ पर जब भी होगा वैद्युत बल रेखाएं क्या होगा, लंबवत होती हैं। तो यार अब इस वीडियो में यहीं तक सफ़र रहा। चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन एक बात और प्यारे दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव बताने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के बाद एक नए टॉपिक की शुरुआत होगी वैद्युत द्विध्रुव, और यहाँ से आपका अच्छा डेरिवेशन भी शुरू होगा। तो यार आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।